हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा एंड स्टोरी में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जो लाइक कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बिग वाला थैंक यू। तो चलिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी बेहोश हो गया था और उसकी पूरी बॉडी लूज़ हो गई थी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। दूसरी तरफ जो आशियन थी वो तुरंत ही बेड से उतरती है और वांग जी को देखती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी, घूर घूर के वांग जी को देख रही थी, लेकिन धीरे से वो अपने आँखों को बंद करती है और फिर जब ओपन करती है तो उसकी आँखें ज़रा भी डरी हुई नहीं थी। वो स्माइल कर रही थी। आशियन धीरे से अपने पैर को रखती है बेड पे और कहती है, मुझे पता था कि आप मिस्टेक ज़रूर करेंगे प्रिंस, और आपने वही किया क्योंकि आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है। आज आपको अफसोस होगा कि आपके लालच ने आपको जान से मार दिया। आशियन डेविल स्माइल देती है और बेड पे आके बैठ जाती है। आशियन वांग जी के काफ़ी क्लोज थी। आशियन कहती है, बहुत शौक है ना गर्ल्स की लाइफ से खेलने का, आज आपकी जान से मैं खेलूँगी। और वो धीरे से अपने कपड़ों में हाथ लगाती है और धीरे से उसमें से एक नाइफ़ निकालती है, शार्प नाइफ़। ये ऐसी नाइफ़ होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होती थी और आराम से किसी को भी मार सकती थी। ये स्पेशली कुछ लोगों के पास होती थी जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो, जो हिडन किलर होते थे यानी कि जासूस भी होते थे। ये उन्हें दी जाती थी, ट्रेंड किया जाता था। ये हर कोई नहीं यूज़ कर सकता था, इसका एक तरीका होता था। ये उन लोगों को दिया जाता था जिन्हें स्पेशली लोग तैयार करते थे, लोगों के यहाँ जासूसी करने के लिए, घुसने के लिए, छुप के मारने के लिए। और ये वो शार्प किलर ही यूज़ करते थे इस नाइफ़ का। यानी कि जो आशियन थी उसे ट्रेन किया गया था। जो प्रिंस किंग जो भी होते थे या जिन्हें भी मारने के लिए भेजा जाता था लोगों को, उन्हीं में से वो एक पर्सन थी जो कि आई थी शायद वांग जी को मारने के लिए। आशियन वो नाइफ़ लेती है और धीरे से वांग जी के नेक पे रखती है। वांग जी पूरी तरीके से बेहोश था। वो धीरे से उसे प्रेस करती है और कहती है, आप आपका आज आखिरी दिन है और आप होश में नहीं हैं। मन तो हो रहा था कि आपको तड़पा तड़पा के मारूं, लेकिन खैर छोड़िए। मैंने सुना है आप बहुत ख़तरनाक है। इससे पहले मैंने जितनों को मारा है इतने ख़तरनाक नहीं थे, काफ़ी बेवकूफ़ थे, लेकिन आपके बारे में सुना था आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन अभी मुझे डाउट हो रहा है, आखिर किस इंसान ने आपको ख़तरनाक कहा? आप भी तो बेवकूफ़ निकले। अपने लालच के चलते आपने मुझ जैसे इंसान पे भरोसा कर लिया और उसके बाद अब देखिए अपनी हालत, बेहोश पड़े मेरे सामने, और अब आप कुछ ही सेकंड में मरने वाले हैं क्योंकि मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे प्रिंस होते हैं तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। आप जैसे लोग इंसानों को कुछ भी नहीं समझते। आप जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम जैसे लोगों को ट्रेन किया जाता है। हम लोग आपकी ज़िंदगी में घुस के आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने की ताकत रखते हैं और मुझे प्राउड है कि मैं आपको मारूंगा। बहुत ज़्यादा प्राउड है क्योंकि आप इसी लायक हैं। खैर आप बेहोश हैं इसीलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे महाराज ने कहा था आपको बेहोश करूँ फिर ही अटैक करूँ। मैं तो ऐसे भी आपका काम ख़त्म कर सकती थी। और वो स्मित करती है। वो गर्ल धीरे से वांग जी के नेक पे वो जो नाइफ़ थी वो प्रेस करती है और धीरे से एक हल्का सा कट लगाती है। वो गर्ल कहती है, आपको मन तो हो रहा है एक झटके में मार दूँ, लेकिन मज़ा नहीं आएगी। मुझे लगता है आपको तड़प तड़प के मारना चाहिए। आपकी पूरी बॉडी पे मैं कट लगाऊंगी, उसके बाद आप मेरी आंखों के सामने झटपटा के तड़प के मरेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों को मारा है वो इतने गिरे हुए नहीं थे। उन्होंने बस अटैक करा, कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों को किसी ने ऐसे टारगेट नहीं किया जैसे आप करते। आपको क्या लगता है लड़कियों की लाइफ कैसी होती है? आपके लिए होती है आपके कदमों में हमेशा पड़े रहने के लिए, आपकी खुशी का ध्यान रखने के लिए, आपकी अय्याशियों को पूरा करने के लिए? ऐसा तो नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रिंस। आपकी गलतफहमी आपके साथ आज दम तोड़ देगी। और वो धीरे से वांग जी की बॉडी पे, यानी कि जो मेन जगह होती थी वहाँ पे कट लगाना स्टार्ट करती है। वांग जी बस शांत लेटा था और वो गर्ल वांग जी के हाथ पैर और उसके टमी पे हर जगह धीरे धीरे करके कट लगा रही थी और ब्लड बहना स्टार्ट हो गया था। वांग जी को जब वो लास्ट उसके चेस्ट पे, यानी कि उसके हार्ट के पास कट लगाने वाले थे, वो आखिरी कट था जिसके बाद शायद वांग जी ना बचे, वो लगाने वाली थी जैसे, तभी अचानक से वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो गर्ल बस मारने वाली थी तभी वो देखती है और वांग जी जैसे कि वो पूरे फोर्स के साथ वांग जी की चेस्ट पे हिट करने वाली थी, वांग जी टाइट करके उसका हाथ पकड़ता है और वो गर्ल बड़ी बड़ी आइज़ करती है और वांग जी उस हाथ को पकड़ने के बाद तुरंत ही उसे गिरा देता है साइड में। वो बिल्कुल हड़बड़ा जाती है और वांग जी तुरंत ही उसके ऊपर आता है और उसके हाथों को प्रेस करता है बेड पे। वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है। वांग जी की पूरी बॉडी पे वो कट लगा चुकी थी, लेकिन उसे उसे हैरानगी हो रही थी कि वांग जी कैसे उठ सकता है। वो तो उसके दिए निडल के जहर से बेहोश हो गया था, तो ये उठा कैसे। वांग जी उसे देख रहा था और वांग जी की आंखें बिल्कुल भी होश में नहीं लग रही थी। वांग जी खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा था। वांग जी उस गर्ल के दोनों हाथों को एक साथ बेड पे प्रेस करता है पकड़ के उसके सिर के ऊपर। उसके बाद वो अपने कपड़ों से कुछ निकालता है। वो गर्ल देख रही थी। वांग जी कुछ एक लीव जैसा, यानी कि पत्ती जैसा कुछ निकालता है ग्रीन ग्रीन, और उसके बाद उसे सीधे अपने माउथ में लेता है और उसे खाना स्टार्ट करता है। वो गर्ल देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है और एक हाथ को छुड़ा भी लेती है और वो जैसे फिर से अटैक करती है वांग जी के नेक पे, वो पकड़ लेता है और फिर से प्रेस करता है उसके हाथों को बेड पे। और वांग जी अभी भी स्टेबल नहीं था, वो डिसबैलेंस हो रहा था क्योंकि जो आशियन थी वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर चला रही थी और वो बोल रही थी, आज आप बचेंगे नहीं। आपको लगता है आप उठ गए तो आप बच जाएंगे, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। और आशियान एक किक करती है वांग जी को साइड से और वांग जी डिसबैलेंस होता है और गिर जाता है। आशियान उठती है और तुरंत ही उस पर अटैक करना स्टार्ट करती है और वांग जी खुद को डिफेंड। वांग जी खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, फिर भी वो खुद को बचा रहा था और आशियान कंटिन्यू अटैक कर रही थी। अचानक से वांग जी उसे किक कर देता है नींद में ही, मतलब बेहोशी में ही, और वो धड़ाम से गिरती है, मतलब बेड से नीचे। और उसके हाथों में जो उसकी नाइफ़ थी जो स्पेशल थी, वो तुरंत ही स्लिप होके पता नहीं कहाँ गिरती है। वो तुरंत ही अपने आप को संभालती है और उठती है और आसपास देखती है उसकी नाइफ़ कहाँ गई। इधर वांग जी उठ जाता है और वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए अपने साइड में देखता है उसकी स्वॉर्ड, वो उठाता है और उसे निकाल लेता है और जैसे ही आता है उस गर्ल की तरफ, वो गर्ल सीधे वांग जी के पैरों पे किक करती है और वांग जी डिसबैलेंस होता है और गिर जाता है उसी के सामने। वो तुरंत ही उसके हाथों से वांग जी की तलवार छीन लेती है और वांग जी को मारने वाली थी, तभी वांग जी उसे भी किक करता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। वांग जी उठता है और वो भी खुद को संभालते उठती है। दोनों आमने सामने थे। वांग जी की स्वॉर्ड उस गर्ल के हाथों में थी और वांग जी ऐसे, और वांग जी लड़खड़ा रहा था, सीधा नहीं था। वांग जी अपने हाथों और पैरों को देखता है जहाँ पे कट थे, लेकिन वांग जी को एहसास नहीं था क्योंकि उसके ऊपर उस निडल के जहर का असर चढ़ा हुआ था बहुत बुरी तरीके से और वांग जी की बॉडी सुन्न हो गई थी, मतलब कि उसे कुछ भी कट या किसी भी चीज़ का एहसास नहीं था। ब्लड भी बह रहा था, उसका भी एहसास नहीं था। उसने वांग जी के सारे ऑर्गन्स को, सारी चीज़ों को एक तरीके से फ्रीज़ कर दिया था और वांग जी कैसे खुद को संभाल रहा है, ये तो उसकी इंटरनल पावर है। उसने कैसे खुद को उठाया, अपनी बॉडी को, फ्रीज़ बॉडी को कैसे वो ऐसे काम में लगा रहा है, ये वही जानता है। जो गर्ल थी वो हैरान थी, वांग जी इतनी ज़्यादा जहर की पावर को कैसे ऑब्जर्व करके वो उसे कंट्रोल कर पा रहा है, अपनी बॉडी को वो कैसे मूव कर पा रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर वो मन में सोचती है, इसीलिए इसीलिए मुझे महाराज ने कहा था ये औरों की तरीके नहीं है, ख़तरनाक है, बेहोश करके मुझे अटैक करना होगा। तो अब मुझे कारण पता चला, ये इंसान तो बेहोशी की हालत में जहर के साथ भी ऐसे एक्टिव है कि इसे मारना मुश्किल है। तभी वो शॉट से वार करती है वांग जी की तरफ, वांग जी साइड होता है और वो नीचे लगती है। फिर वो अटैक करती है और कंटिन्यू
इधर वांग जी अचानक से उसे किक करता है और उसके हाथों से वो स्वॉर्ड गिर जाती है। वांग जी आता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है पीछे की तरफ। वो अपने हाथों को छुड़ा लेती है और वांग जी को पुश करती है, क्योंकि वांग जी अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था। वांग जी अभी कैसे तैसे अपने आप को बचा रहा था। वो किक करना और वांग जी के साथ फाइट करना स्टार्ट करती है। वांग जी उसके फाइटिंग स्किल से समझ जाता है ये कोई ट्रेंड किलर है और मार्शल आर्ट और हर तरीके की ट्रेनिंग इसे दी गई है। उसकी फाइटिंग स्किल से वांग जी पता लगा लेता है इन्हें स्पेशली ट्रेंड किया जाता था किसी भी प्रिंस किंग को मारने के लिए। वांग जी अच्छे से समझ गया। वांग जी खुद को बचाता है और उसके तरीके को समझता है। वांग जी इस समय अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ डिफेंड कर रहा था खुद को। इधर वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके वांग जी को बस गिराने के चक्कर में थी और मारने के, बट वांग जी खुद को बचा रहा था। ऐसे करते करते अचानक से वांग जी के हाथ लग जाती है आशियन और वो पकड़ लेता है उसे और तुरंत ही उसके हाथों को उसके बैक के पीछे मोड़ देता है और वो स्ट्रगल करती है। वो तुरंत ही अपने पैरों का यूज़ करती है। वांग जी उसके पैरों को, दोनों पैरों को अपने लेग्स के बीच में लेके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उतनी देर में वो एक पैर से किक कर देती है वांग जी को और वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वांग जी तुरंत ही उसके हाथों को छोड़ देता है और उसे धक्का मारता है बुरी तरीके से और वो जाके सीधे गिरती है तो उसे हिट हो जाता है बेड और वो धड़ाम से नीचे। वांग जी खुद को संभालता है और वो देखता है उसे घूर के। वांग जी एक हाथ बेड पे रखता है और खुद को रब करता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लगी थी उसके इम्पॉर्टेंट जगह पे। इधर आशियान उठती है और वो देखती है साइड में जो स्वॉर्ड थी वो पड़ी थी वांग जी की। वो फिर से उसे लेती है और कहती है बस बहुत हुआ, आपका काम आज ख़त्म ही होना होगा। उसे अपना वाला नाइफ तो नहीं दिखता है, लेकिन वांग जी की स्वॉर्ड से वांग जी को मारेगी ये डिसाइड करती है। अब वांग जी थोड़ा सा हालत में भी नहीं था कि उस गर्ल से निपट पाए। वांग जी के पास आती है वो और सीधे उस पे उसकी टमी पे अटैक करने वाली थी, तभी वांग जी फिर से साइड होता है और उसे किक करता है उसके साइड पे, मतलब कि जैसे कि साइड से हम किक करते हैं वैसे करता है और वो धड़ाम से टकराती है सीधे जो वार्डरोब था उससे और गिर जाती नीचे। मतलब वो समझ नहीं पा रही थी इस इंसान में इतनी ताकत कहाँ से आई, ये खुद स्टेबल नहीं है और ये कैसे उससे लड़ रहा है। कंटिन्यू वांग जी धीरे धीरे करके खुद को काम डाउन करता है और वो आइज़ को बंद करता है। इधर वो गर्ल धीरे से पकड़ती है वार्डरोब और उठती है और उसे बहुत गुस्सा आई थी, बहुत ज़्यादा। इधर जो वांग जी था अपनी आइज़ को धीरे से ओपन करता है और उसकी आंखें अभी पहले से बेटर थी। वांग जी डबल स्मिक करता है और कहता ओह, तो तुमने मेरे साथ गेम खेला है। तुम्हें जियांग्स ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तभी वो देखती है और कुछ नहीं कहती है। वांग जी कहता है कौन हो तुम? अगर तुम्हें उन्होंने भेजा है तो तुम एक बहरूपी आओ जो तैयार किए जाते हैं किंग या प्रिंस को मारने के लिए। तुम्हारी असलियत कुछ और होगी। तभी वो देख रही थी एक टक घूर घूर के और वो इस समय इतनी खूबसूरत लग रही थी। जब वो फाइट कर रही थी तब भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वांग जी बस देखे जा रहा था, इसलिए अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरती में खोया था। उसकी शार्प आइज़, शार्प पॉस्चर और जैसे उसकी फाइटिंग स्किल थी सभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। वांग जी बस देख के बिल्कुल मदहोश हो गया था उसे। वो गर्ल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और वो गर्ल तुरंत ही वांग जी की तरफ और फिर से दोनों में अटैक होता है और वांग जी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है टाइट करके अपने हाथों में और वांग जी के हाथ में कट लगता है, बट वो छोड़ता नहीं है और वो छुड़ाने की कोशिश करती है। वांग जी टाइट करके उसे अपने पास खींचता है और वो डिसबैलेंस होकर वांग जी से हिट होती है। वांग जी कमर को पकड़ लेता है और उसके हाथों से ज़बरदस्ती उस स्वॉर्ड को छुड़ा देता है। वो गर्ल स्ट्रगल करती रहती है और वो वांग जी से छूटने की कोशिश करती है, बट वांग जी की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी और वो छुड़ा देता है अपनी स्वॉर्ड को और फेंक देता है और उसे ज़बरदस्ती पटक देता है बेड पे और वो गर्ल बाउंस मारती है और वो देखती है। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे सेक्ट पे हुकूमत कर रहा हूँ? मुझ में क्या होगा? मेरी स्किल्स को क्या समझा तुमने? तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के ये किलर आके मुझे मार देंगे? और मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही बन गया मैं सारे सेक्ट का किंग। तुम्हें पता नहीं है शायद, धीरे धीरे करके मैं सारे सेक्ट को अपने अंडर में ले रहा हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा वीक होऊंगा? वो गर्ल पीछे होती है और वो कहती है तुम्हें मरना होगा, बस बहुत हुआ। तभी वांग जी कहता है मरना तो अब तुम्हें पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े मज़े कर लूँ।
इसकी सज़ा भी तुम्हें दूंगा। तभी वो गर्ल बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है, मतलब क्या है?" तभी वांग जी तुरंत ही उसके ऊपर जंप करता है और वो बचने की कोशिश करती है। वांग जी पकड़ लेता है और कहता है, "बस, बहुत हुआ। तुम्हारा ये खेल ख़त्म। तुम्हारी गलतफ़हमी है कि तुम मुझे मार पाओगी। समझ में आया? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता और जैसे सबके साथ आराम से करता था वैसे करता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी सज़ा कुछ और तय करनी पड़ेगी।" वांग जी अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये सब करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। वो गर्ल बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ करती है और वो वांग जी से दूर होने की कोशिश करती है। वांग जी उसे स्टक कर लेता है और उसे फंसा देता है, पूरा ट्रैप्ड कर देता है अपने जाल में, और वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो गर्ल हिल भी नहीं पाती है। वांग जी कहता है, "वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट देनी है मुझे हिट करने के लिए। तुमने बहुत बुरी तरीके से मुझे हिट किया है।" और वो अपनी मेन जगह पे रब करता है। तभी वो देखती है बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी उसकी टमी पे आके बैठ गया था और उसके हाथों को प्रेस कर दिया था। वांग जी तुरंत ही अपने कपड़ों की बेल्ट को हटा देता है, खोल देता है, और वो देख रही थी। वांग जी उससे उस गर्ल के ज़बरदस्ती हाथ को टाई करता है। गर्ल कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो।" और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसे सब कुछ आता था, सारे स्किल्स, और वांग जी को उस स्किल्स का तोड़ पता था, क्योंकि वो ऐसे ही प्रिंस से ही बन गया था। वो बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है, ये तो बुरा हो गया। इन्हें तो सब पता है। वांग जी ने ये जो हिडन किलर होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग का तोड़ लिया था और उन्हें भी सीखा था कि ये कैसे अटैक करते हैं, इनका तरीका क्या है। और वांग जी सीरियसली हाइड होके इन सब चीज़ों को सीखने गया था और सीख के भी आया था। उसे बिल्कुल अच्छे से आता था इन लोग को डील करना, तभी तो वो बचा हुआ था आज तक। उस पर बहुत अटैक हुए थे पहले भी ऐसे किलर के थ्रू, बट वांग जी हमेशा बचा था क्योंकि उसे हर एक तोड़ आता था, हर एक चीज़ का। बस वो इस बार बेहोश हो गया, इसलिए वो खुद को बचा नहीं पाया और उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वरना एक खरोच तक उस पर नहीं आती थी। लेकिन ये जो पर्सन था इस बार, ये जो गर्ल आई थी, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़, इसलिए वांग जी को थोड़ा हैरानी हुई थी, लेकिन वांग जी को पसंद आया था। ये कम से कम कोई तो है उसके लेवल का, और कोई तो है जो वांग जी को इस हद तक मार पाया, मतलब कि उसे नुकसान पहुंचा पाया, वरना वांग जी के लेवल तक पहुंचने की किसी की औकात नहीं थी। वो गर्ल बस स्ट्रगल कर रही थी और वांग जी उसके हाथों को बांध देता है हेडबोर्ड से ज़बरदस्ती, और वो गर्ल अपने पैरों का यूज़ करके वांग जी को किक करती है। वांग जी पीछे गिरता है बेड पे और स्माइल करता है डेविल। वो गर्ल बस देख रही थी घूर घूर के, क्योंकि वांग जी हाथ बांधने के बाद हट गया था और कुछ और करने वाला था, तभी उसने किक दिया था वांग जी को। वांग जी उसके पैरों को पकड़ लेता टाइट करके और कहता, "बस बहुत हुआ, मैंने कहा था ना ये काम नहीं आएगा।" वो गर्ल देख रही थी और वांग जी उसके पैरों को पकड़ के जो गर्ल के हार्मफुल की बेल्ट थी उसे निकाल लेता है, और वो देखती है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी उससे उस गर्ल के पैरों को बांध देता है और वो बांध के उसे भी टाई कर देता है उसी जो बेड था उससे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उसके पैरों को। वो गर्ल देख रही थी, वो कहती है, "छोड़ दो मुझे, अभी क्या भी खोलो।" वांग जी डेविल स्माइल देता है और स्मिक करता है, तभी वो भी डेविल स्माइल देती है और कहती है, "आपको क्या लगता है कि आप मुझे पकड़ पाएंगे?" वांग जी कहता है, "हाँ शायद, क्योंकि तुम मुझे कम समझ रही हो।" इधर वो धीरे से डेविल स्माइल करती है और जो उसके हाथों में कपड़े थे, स्लीव्स थी, उससे वो अचानक से एक और ब्लेड जैसा निकालती है कुछ। वांग जी देखता है उसके हाथों में ब्लेड जैसा था, वो तुरंत ही अपने जो रस्सी थी उसे ओपन करने की कोशिश करती है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो काटने वाली थी, वांग जी पकड़ लेता है और उससे छीनने की कोशिश करता है। इस छीना झपटी में उसके भी हाथों में कट लगता है और वांग जी के भी, और वांग जी फेंक देता है और कहता, "ओह, तो तुम्हारी पूरी बॉडी में कहीं ना कुछ तो है। चलो देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी में क्या क्या छुपा है।" वो गर्ल देखती है और कहती है, "डोंट, मुझे टच मत करना।" वांग जी कहता है, तुम जैसे लोग जगह जगह पे कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं। पहले तो मैं सब हटाऊंगा, देख तो लूँ कहीं मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं, उसके बाद मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगा।" वांग जी उसके कपड़ों को फटाफट खोलने लगता है और वो स्ट्रगल करती है और वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, वो रस्सी भी नहीं कट पाई उससे। वांग जी उतरता है और सीधे आसपास देखता है तो एक नाइफ़ थी उसके पास भी वार्डरोब में, वो उसे निकालता है और सीधे उस गर्ल के कपड़ों को काटना स्टार्ट करता है।
और वो देख रही थी, वो चिल्ला रही थी। वांग जी एक एक लेयर काट देता है उसके कपड़ों की, और वो अभी होश में नहीं था, बस ब्लरी आई से देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और कहती छोड़ मुझे। वांग जी पूरे कपड़ों को जल्दी जल्दी काटता है और उसकी बॉडी से सच में बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी, कहीं ब्लेड, कहीं कुछ, मतलब एक पाउडर, कुछ दवाइयाँ, निडल्स, पता नहीं क्या क्या। वांग जी कहता ओ माय गॉड, सच में तुम तो बहुत खतरनाक हो। अगर तुम्हें मैं ऐसे पकड़ता नहीं तो तुम तो मेरी जान ही लेके मानती। वांग जी ये बोलते हुए जो उसके हाथों में नाइफ थी उसके टिप से उस गर्ल के पहले उसके फॉरहेड पर रख के उसे स्लाइड करते हुए उसके चीक से उसके चिन तक का स्लाइड करते हुए आता है और कहता ओह, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये सब जाने देता हूँ मैं। तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की सज़ा तुम्हें दूंगा, लेकिन अलग तरीके से। ये ये रूम इस बात का सबूत होगा कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा लैन वांगजी ने कितनी बेदर्दी से दी है। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखती है। अभी तक उसके हाथों के जो कपड़े थे वो कटे थे और फ्रंट साइड का एरिया वांगजी ने अभी नहीं काटा था। उसकी जो बेली थी वहाँ के कपड़े कटे थे। वांगजी धीरे धीरे करके उसके चेस्ट तक के कपड़े काटना स्टार्ट करता है और वो देख रही थी और वो घबरा जाती है। वांगजी से कट करते 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 ऊपर तक का उड़ा देता है और उसके बाद उन कपड़ों को खींचते हुए अलग करता है। और जब वो अलग करता है तो वो 1 मिनट के लिए स्टॉप होता है। वांगजी उस गर्ल की बॉडी को देखता है और देख के फ्रीज होता है। वो देख रही थी डरी हुई। वांगजी हैरानी से उसे देख रहा था। वांगजी उसके चेस्ट पे हैंड स्लाइड करता है और उसके फेस को देखता है। वो गल्प करती है। वांगजी कहता तुम इतनी खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ अजीब है। तुम तो बिल्कुल एक लड़के की तरीके हो, क्या तुम्हारी बॉडी डेवलप नहीं हुई? तभी वो गर्ल देख रही थी हैरानी से। वांगजी कहता है खैर कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो गर्ल कहती है अभी क्या, भाई मुझे छोड़ दो। वांगजी कहता हाँ, तुम्हारी बात मैं मानने वाला हूँ, है ना? अभी क्या भाई, जो हुक्म मेरे किलर। और वो धीरे से हटता है और उस गर्ल की पैंट को देखता है और उसे कट करना स्टार्ट करता है। तो उसके जो पैर थे उसके पास से भी होते हुए ऊपर तक कुछ चीज़ें थी, मतलब वहाँ भी निडल थी और कुछ मेडिसिन जो कि ख़तरनाक थी। उस गर्ल ने जो नाइफ़ अपने आर्म में छुपा के रखी थी उसका यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो निकल नहीं रही थी एंड टाइम पे जब उसे ज़रूरत थी, जब उसकी नाइफ़ गिरी थी। तो उसे वांगजी की स्वॉर्ड को ही लेना पड़ा। सडनली इतना जल्दी हुआ कि वो निकाल नहीं पाई और जो उसके पैरों के पास निडल थी उसका भी यूज़ नहीं कर पाई जो हाथों के पास थी, वरना वो भी अगर वांगजी पे कर देती तो शायद फिर से वांगजी की बॉडी पे जहर ज़्यादा होता असर। लेकिन इतना सडन था वांगजी और इतना ज़्यादा फास्ट कि उस गर्ल को समझने का मौका नहीं मिला कि कैसे इस इंसान से बचे और इसे अटैक करके गिरा दे। तो इसे जो भी दिखता है, मतलब कि जैसे कि स्वॉर्ड वांगजी की, उससे ही उसे अटैक करना स्टार्ट करती है उस पर। बट वांगजी तेज़ था और सच में वो कुछ भी नहीं कर पाई। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो वांगजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वांगजी सारी चीज़ों को फाड़ते हुए उसकी चीज़ों को अलग करता है और कहता है बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो तुम जहरीली निडल का यूज़ करती हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन मुझ पे काम नहीं करेगा। मेरे पास हर एक चीज़ का एंटीडोट होता है, समझे? तभी वो गर्ल देखती है और वो अब ध्यान करती है कि जब उसने कुछ खाया था अपने पास से निकाल के, तो वो जो पत्ती जैसा था कुछ ग्रीन ग्रीन, वो एंटीडोट था उसके पॉइज़न का। तभी वांगजी उठ के खड़ा हो गया। वो हेड चेक करती है। वांगजी हमेशा एंटीडोट रखता था अपने पास कि कभी भी उस पर अटैक हो या फिर उसे जहर दिया जाए तो वो तुरंत ही बच जाए। वांगजी डेविल स्माइल देता है और धीरे धीरे करके कट कर रहा था और वो चिल्लाती है और वांगजी पूरे कपड़ों को हटा देता है। और जब वो देखता है तो देख के शॉक्ड वो चिल्ला पड़ती है। वांगजी आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद फिर से ओपन करता है और उसे देखता है। वो गर्ल गुस्से में देख रही थी। वांगजी डेविल स्माइल देता है और कहता वाह वाह, मेरे हाथ क्या लगा। और वो हंसता है और कहता है तो तुम कोई गर्ल नहीं हो,
तुम एक बॉय हो, तुम इतने खूबसूरत कैसे हो सकती हो, और तुम्हारी आवाज़ इतनी स्वीट। तभी वो घूर घूर के देख रही थी। वांग जी कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो तुम बहरूपिया हो। तुमने गर्ल का भेस लिया मुझ तक पहुँचने के लिए। एक सेकंड। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं कभी भी किसी बॉय को या कोई भी मेरे आसपास नहीं आ सकता है, कोई भी पर्सन सिवाय लेडीज़ को छोड़ के, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को तो अपने करीब लाता हूँ। काफ़ी अच्छा प्लान था मुझ तक पहुँचने का, मेरे इतना करीब आने का, वरना मुझे मारना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। एक खूबसूरत सी लड़की की तरीके मेरे सामने आना, ख़ुद को प्रेजेंट करना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। क्योंकि हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और तुम इसी तरीके से मेरे पास आ सकते थे और मुझे जान से मार सकते थे। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की ने मुझ पर अटैक किया। तभी मैं सोच भी नहीं पाया कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। लेकिन हाँ, अलर्ट मैं हमेशा रहता हूँ। तो तुम एक बॉय हो, वो भी इतने ज़्यादा खूबसूरत, मुझे सर्विस देने आए थे, मुझे मारने आए थे। तुम्हें लगा था कि तुम बच जाओगे। तभी वो देख रहा था, वो आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? तभी वो चुप था। वांग जी उसी की नाइफ़ जो छोटी छोटी थी उसे छुपा के रखी थी, जो उस टाइम पे नहीं निकल पा रही थी उसके कपड़ों से, क्योंकि वो वांग जी के कपड़े थे। उसके होते तो वो तुरंत ही निकाल लेता, बट उसे वांग जी के कपड़े चेंज करके उसमें सब कुछ फिट किया था। और वांग जी के कपड़ों का तरीका अलग था। वो जब इस रूम में आया था, सबसे पहले तो उससे सारी चीज़ें हाइड की थी वांग जी के ही रूम में। उसके बाद वो शांति से बैठा था और सही टाइम का वेट कर रहा था। उसके बाद जब वो चेंज करने गया था और फिर से वांग जी बाहर गया था, तब उससे सारी चीज़ें वापस से उन कपड़ों में ऐड कर ली। लेकिन वो तो थे वांग जी के, और वांग जी अपने कपड़ों को अच्छे से समझ सकता है कि उसमें से कैसे कब क्या चीज़ निकालनी है, कितने सफाई से। अगर उसके कपड़े होते तो आराम से, कपड़ों का भी बहुत बड़ा असर होता है। हम अपने कपड़ों के साथ कंफर्टेबल होते हैं और उसमें से हर चीज़ निकालने या रखने में कंफर्टेबल होते हैं। तो वो एक नहीं था। वांग जी उसी की नाइफ़ को लेता और उसके नेक पे रख देता है और प्रेस करता है। तभी वो आँखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, नाम बताओ अपना। तभी वो डरता है और अपने दांतों को टाइट करके जकड़ लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके प्रेस करने लगता है और कहता है, अगर बताया नहीं तो अभी जान से मार दूंगा। तभी वो डरता है और बस आंखें बंद करके रखता है। वांग जी धीरे से नाइफ़ दूर करता है और वो भी उसकी बॉडी पे कट लगाना स्टार्ट करता है, बट वो पर्सन नहीं बोलता है। वांग जी कहता है, ओह तो तुम ढीठ हो, ऐसे थोड़ी बोलोगे, किसने तुम्हें भेजा? वैसे पता तो है मुझे तुम किस सेक्ट से हो, फिर भी मैं कंफर्म तो करूँगा, क्या ये जियांग्स का काम है? क्योंकि मैं सज़ा देने से पहले सब कुछ पता करता हूँ। दूसरी चीज़, तुम हो कौन? तुम्हारा पता तो करना ही पड़ेगा, जिससे कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को इस चीज़ की सज़ा दे सकूं। बोलो। बट वो पर्सन नहीं बोलता कुछ भी। वांग जी कहता है, मुझे अच्छे से पता है ये झूठा नाम है तुम्हारा नाम कुछ और है। बट वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है, तो तुम नहीं बोलोगे, है ना? वो पर्सन अभी भी शांत था और आंखें बंद करके लेटा हुआ था, और वो अपने हाथों को पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता, फाइन, अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो पर्सन धीरे से आइज़ ओपन करता और देखता वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है, वैसे तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल तो कर ही दिया। अब तुम बॉय हो या गर्ल, फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बार मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तभी वो देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी क्लॉज को रिमूव करना स्टार्ट करता है अपने, और वो देख रहा था। वांग जी डेविल स्माइल देता है और वो पर्सन डरते हुए देखता है। वांग जी सारे कपड़ों को हटा के फेंक देता है और उसके बाद आता है उस पर्सन के पास और उसे डेविल स्माइल करके देखता है, और वो पर्सन बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और वो अपने हाथों को खींचने लगता है और चिल्लाने लगता है। वांग जी कहता है, अब तुम बोलो या ना बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सच्चाई तो मैं निकलवा ही लूँगा। अगर तुमने अभी के अभी बताया नहीं तुम कौन हो, तो जो भी तुमसे जुड़े होंगे उन सब की सज़ा मैं इतनी ज़्यादा क्रूअल तय करूँगा कि तुम सोचोगे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तभी वो पर्सन
खींचता है हाथ और कहता है मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो, देखो प्रिंस मुझे हाथ मत लगाना। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल, तुम्हारे कहने से। वांग जी आ जाता है उसके पैरों के पास और उसके बाद वो टच करता है उस पर्सन को और बस टूट पड़ता है उस पर। वांग जी अपना काम स्टार्ट करता है और वो पर्सन बस पूरा चिल्लाता है उस समय पे, उस मोमेंट पे, और वो दूर करने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं कर सकता था। वो अपनी बॉडी को मूव करता है ताकि वांग जी उससे हट जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता और वांग जी अपना काम स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा रफ़, बहुत ज़्यादा क्रूअल था वांग जी। वो पर्सन चिल्लाता रहता है बहुत ज़्यादा, बट वांग जी मानता नहीं है और वो अपना काम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से स्टार्ट कर चुका था। कोई भी मर्सी नहीं, कुछ भी सॉफ्टनेस नहीं, और वो पर्सन बस चीख रहा था। वांग जी बार बार उसे हिट करते हुए बोल रहा था, बता दो क्या नाम है, किसने भेजा तुम्हें? वो पर्सन नहीं बता रहा था। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, सिर्फ नाम ही बता दो अपना, और वो बार बार उसे वैसे हिट कर रहा था और वो पर्सन बस चिल्ला रहा था और अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी और ज़्यादा क्रूअल होता है और उसे बाइट करना स्टार्ट करता है और वो पर्सन कुछ भी नहीं कर पाता। वो एक बार ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है विंग। तभी वांग जी रुक जाता है और धीरे से उसके पास जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? तभी वो पर्सन कांपते हुए मुंह से कहता है विंग विंग विंग। वांग जी दूर होता है और कहता है विंग, तुम्हारा नाम विंग है यही ना? तभी वो हाँ में सिर करता है। वांग जी डबल स्माइल देता है और फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग का। वांग जी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था उस लड़ाई के बाद से, फिर भी वांग जी ने सब कुछ किया। वांग जी उस जहर के भी असर में था, फिर भी वो ये सब काम कंटिन्यू करता है पूरी रात। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे जाके वांग जी रुकता है और वो रुक के उसी पर्सन के ऊपर गिर जाता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके ऊपर बहुत बुरा जहर का असर था, बट एंटीडोट लेने की वजह से वो थोड़ा कम हो गया था, बट जो विंग ने उसे जहर दिया था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। वांग जी बेहोश हो चुका था पूरी तरीके से और उसी के ऊपर गिरा हुआ था। ऐसे करके 4 घंटे और बीतते हैं और वांग जी की आइज़ ओपन होती है। वो धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वांग जी दूर होता है और फिर अपने नीचे पड़े पर्सन को देखता है जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। पूरी बॉडी वाइट मार्क से कवर थी, रेड थी, उसकी बॉडी पे कट लगे थे, पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान थे और पूरी बॉडी रेड थी और उस पर मारने के भी निशान थे, उसे स्क्वीज़ करने के। वांग जी दूर होता है, उससे अलग हटता है और वो पर्सन बेहोश था, उसे होश नहीं था। उसकी जो कंडीशन थी हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वांग जी उसे देख रहा था घूर घूर के और उससे दूर हो गया था और वो टेक लगाता है हेडबोर्ड से और वो बस आंखें बंद करके आराम करता है थोड़ा सा 5-10 मिनट। उसे समझने में टाइम लगता है। उसकी खुद की बॉडी भी कवर हो गई थी ब्लड से। वांग जी धीरे से उठता है और लड़खड़ाते हुए जाता है अपने वार्डरोब के पास, उसमें से कपड़े निकालता है और तुरंत ही पहनता है और उसी कंडीशन में उस पर्सन को छोड़ के वो वहाँ से सीधे बाहर जाता है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है और जैसे ही बाहर जाता है कुछ सैनिक देखते हैं और कहते हैं प्रिंस। वो दौड़ते हुए आते हैं। वांग जी डिसबैलेंस हो रहा था, तभी वो लोग पकड़ लेते हैं। वांग जी कहता है वैद को बुला के लाओ अभी के अभी। तभी वो लोग कहते हैं जी प्रिंस आप चलिए। वो लोग रूम में वांग जी को लेके आते हैं। तभी वो रूम का हाल देखते हैं कि जो पूरा बिखरा हुआ था, पूरे रूम की चीज़ें टूटी हुई थी, सब बिखरी हुई थी फ्लोर पे और ऐसा लग रहा था यहाँ वॉर हुई है। तभी वो बेड पे देखते हैं, बेड पे एक पर्सन बंधा हुआ लेटा है और उसकी पूरी कंडीशन ख़राब है और वो ब्लड से कवर है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और उन्हें दिखता है कि एक बॉय है और उसकी लोअर बॉडी से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी को वो अंदर लेके आते हैं और वांग जी को धीरे से बेड पे रखते हैं और उस पर्सन को देखते हैं। वांग जी वहीं पे गिर जाता है। तभी वो कहते हैं प्रिंस आप ठीक तो हैं? एक पर्सन वांग जी को देखता है और दूसरा वाला धीरे से वहीं के पास जाता है और उसकी कंडीशन देखता है। जो वहीं की रिस्ट थी पूरी कट गई थी
और उससे भी ब्लीडिंग हो रही थी और विंग के पैर, वो पूरी बॉडी ब्लड से कवर थी। वो पर्सन धीरे से विंग की नोज़ के नीचे फिंगर रख के चेक करता है कि ये ज़िंदा है या मर गया। तभी उसे पता चलता है कि ये ज़िंदा है। वो पर्सन तुरंत ही उस बॉडी को, यानी कि जो उस पर्सन की बॉडी थी, उसे कवर करता है अच्छे से ब्लैंकेट से, और उसके बाद देखता है वांग जी को। तभी वो कहता है मैं वैद को देख के आता हूँ, वो लोग लाए कि नहीं। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और वैद की एंट्री होती है। जो और सैनिक थे वो लेके आ गए थे। तभी वो कहते देखिए हमारे प्रिंस को देखिए। तभी वो देखते हैं पूरे रूम का हाल। उसके बाद कहते हैं हाँ। फिर वो देखते हैं बेड पे एक और पर्सन लेटा हुआ है और उसकी भी कंडीशन ख़राब है, बट पूरी बॉडी नहीं दिख रही थी, सिर्फ चेस्ट तक कवर था, उसके ऊपर की बॉडी दिख रही थी। तभी वो वैद कहते हैं प्रिंस को अच्छे से लिटाओ। तभी वांग जी को लिटाया जाता है। उसके बाद वैद कहता है तुम सभी बाहर जाओ। जो बाकी के वैद थे, असिस्टेंट वैद, वो सभी वहीं रहते हैं। पहले तो वांग जी का ट्रीटमेंट होता है, चेक किया जाता है वांग जी की बॉडी में जहर था, बट हाँ एंटीडोट लेने की वजह से वो एक जगह पर रुक गया था और ज़्यादा हार्म नहीं कर पाया वांग जी को। वो लोग तुरंत ही उसका उपचार शुरू करते हैं और वांग जी को मेडिसिन वगैरह देते हैं और उसकी बॉडी से वो जहर निकालने की कोशिश करते हैं। और वांग जी की बॉडी में इतने सारे कट थे वो भी देखते हैं, और वो कैसे बचा है, कैसे ज़िंदा है अभी तक, ये बहुत बड़ी बात थी। जहर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो वांग जी के कपड़ों को हटा देते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उस पर मेडिसिन लगाते हैं, उसका ब्लड वगैरह साफ़ करके। और वो देखते भी है कि वांग जी ने कांड किया है, पता चल रहा था वांग जी की बॉडी से। इधर वो साइड वाले पर्सन को अभी ध्यान नहीं देते, उन्हें फर्स्ट अपने प्रिंस को बचाना था। उन्हें नहीं पता क्या करना है क्या नहीं इस पर्सन का, बट वो वैद थे, ऐसे नहीं छोड़ सकते थे उस पर्सन को। इधर वो पहले तो वांग जी का उपचार कर देते, उसके बाद उसे अच्छे से लिटा देते वहीं पे। उसके बाद जो वैद थे वो कहते क्या करना चाहिए, क्या इसके हाथ खोलें, कहीं प्रिंस गुस्सा न करें। तभी वैद कहते हैं हम एक काम करते हैं, इसका उपचार ऐसे ही कर देते हैं, हम बिना पूछे उनसे इसे खोल नहीं सकते, पता नहीं कहीं ख़तरनाक हुआ तो उन्होंने बांधा होगा, तो कुछ सोच के बांधा होगा इसे, और इसकी ऐसी हालत है तो कुछ सोच के। तभी वैद कहते हैं इसके साथ क्या हुआ है पता तो है ना। तभी वो लोग कहते हैं ब्लैंकेट पूरी उसके ऊपर से हटाई जाती है और वैद देख के शॉक्ड। फिर वो कहते हैं हमें इसका उपचार करना होगा, वरना पता नहीं, मुझे इसकी हालत देख के लग नहीं रहा ये ज़्यादा टाइम तक के लिए सरवाइव कर पाएगा एक लड़के के साथ। फिर वो देखते हैं वांग जी को और सोचते हैं कि वांग जी ने कैसे कर लिया एक बॉय के साथ। इधर वो लोग तुरंत ही वहीं की बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। क्लीन करने के बाद पता चलता है कि आखिर कट कहाँ लगे, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ब्लड से कवर थी। उसकी पूरी बॉडी में स्क्रैचेस थे, बाइट मार्क्स थे बहुत बुरी तरीके से, जहाँ से ब्लड आया था, टीथ के निशान थे, और जो बॉडी थी उसमें जगह जगह कट लगे थे, जैसे कि शार्प चीज़ से कट किया गया हो। फिर उसके लोअर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तभी वो लोग पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करते हैं। जो विंग था पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, इतनी बुरी कंडीशन थी कि साफ साफ दिख रहा था, उसकी स्किन तक शो हो रही थी, अंदर की जो स्किन थी। उन्हें देख के बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उन्हें उस पर्सन को देख के पता चल रहा था कि शायद ये अभी छोटा है, एज कम होगी, लड़का है ये अभी एक। फिर वो हेड चेक करते और सोचते कि क्यों ही लोग आते हैं अपने आप को इस हालत पे करने, क्यों कोई किसी को हर्ट करने आता है और खुद ही हो जाता है। वो तो वैद थे, उनका सॉफ्ट हार्ट था, उनके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। उन्हें सिखाया जाता था उन्हें हमेशा जान बचानी है, ये नहीं देखना है कि सामने कौन है। फिर भी उन्हें फर्स्ट अपने प्रिंस को, अपने लोगों को बचाना रहता था, उसके बाद ही किसी को। वो उस पर्सन की पूरी बॉडी को ट्रीट करते हैं और उसे बंधा रहने देते हैं। उसके हाथों में कोई चीज़ नहीं करते, ना पैरों में बैंडेज वगैरह, क्योंकि अगर उसे खोल के करेंगे तो वांग जी कहीं गुस्सा ना करे, क्योंकि वांग जी का गुस्सा सभी को पता था। बिना उसकी परमिशन के कुछ भी किया नहीं जा सकता था। जब तक वांग जी होश में नहीं आएगा वो खोल नहीं सकते इस पर्सन को। वो पूरी बॉडी को अच्छे से साफ़ करने के बाद पूरी बॉडी में मेडिसिन लगाते हैं और चेक करते हैं, तो उस पर्सन की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, पल्स भी। वो सोच रहे थे कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि कंडीशन वैसी थी। वो लोग वहीं रहते हैं और उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे करके वो एक पर्सन को भेजते हैं और कहते हैं प्रिंस की भी कंडीशन ठीक नहीं है, जाइए जाके महाराज को बताइए
कि क्या हुआ है। तभी उनमें से एक वैद्य जाता है और सीधे महाराज से मिलता है, उन्हें सब कुछ बताता है और लैन कुरैन काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और काफ़ी डर भी जाते हैं वांग जी को लेके। उनका एक ही तो बेटा था इकलौता, जिस पे वो इतना प्राउड करते थे, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल खुद को फील करते थे। वांग जी के दम पे ही ये पूरा सेक्ट संभला हुआ था, क्योंकि लैन कुरैन तो ओल्ड हो गए थे। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से हर चीज़ संभाली थी, लेकिन अब सब कुछ वांग जी कर रहा था और वांग जी उनसे भी बहुत अच्छा था। इसीलिए उन्हें प्राउड था कि कल को सब कुछ आराम से वांग जी संभाल सकता है। उनके बेटे को कुछ हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इधर ई भी घबरा जाती है अपने बच्चे के लिए और दोनों ही जाते हैं रूम में, फिर चेक करते हैं अपने बच्चे को और पूछते हैं वैसे कि क्या हुआ है मेरे बेटे को। और वो देखते साइड में एक और पर्सन है, तभी पूछते हैं क्या हुआ है और वो बंधा हुआ है अभी भी। तो वैद्य सब बता देते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं इसे बचाया क्यों, जान से मारो, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। अच्छा ही किया वांग जी ने इसे ऐसी सज़ा दी है। तभी वैद्य कहते रुकिए रुकिए किंग। जो लैन कुरैन थे मारने वाले थे विंग को अपनी स्वॉर्ड से, जो ई थी वो भी रोक रही थी, क्योंकि वो पहले से अधमरा है, उसे मार के क्या फ़ायदा। लेकिन लैन कुरैन को गुस्सा आ गई थी। जो वैद्य थे वो रुकते और कहते रुक जाइए किंग, वो वैसे भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा जी पाएगा, उसकी कंडीशन ख़राब है, रहने दीजिए, वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। अब परेशान मत होइए, अगर अगर प्रिंस ने इसे ज़िंदा छोड़ा है तो कोई रीज़न होगा, रुक जाइए किंग। तभी लैन कुरैन रुक जाते हैं और घूर के देखते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को बचाओ, जल्द से जल्द, इसे होश आना चाहिए, समझ में आया, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इस लड़के का उपचार बंद करो अभी अभी। तभी वो देखते और कहते जी जी महाराज, और वो रोक देते हैं जो कुछ भी कर रहे थे। वो झूठ बोलते हैं कि ये मरने वाला है तुरंत ही। हाँ, वो इनकी कंडीशन ख़राब थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मरने वाला भी नहीं था। लेकिन वो बोल देते हैं कि मरने वाला जिससे उसकी जान बच जाए। इधर जो ई थी वो कहती है आप बाहर चलिए, ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है। वांग जी ने अगर उसे छोड़ा है तो कुछ रीज़न होगा, क्या पता उसे कुछ पता करना हो। तभी लैन कुरैन सोचते और कहते हैं हाँ जानता हूँ, लेकिन वांग जी और तरीके से भी पता कर सकता है, मैं इसे जान से मार दूँगा। तभी ई कहती है शांत हो जाइए प्लीज़, रुक जाइए, वांग जी के होश में आने का वेट करिए। आपको पता है ना, उसकी मर्जी का कुछ नहीं होता है तो कितना ज़्यादा बौखला जाता है। वो उठ जाएगा, वो जो करना चाहे कर ले, आप ऐसे। तभी लैन कुरैन कहते अब तुम मत सिखाओ मुझे, समझ में आया। और वो वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में झटकते पटकते चले जाते हैं बिना ई की सुने। ई अपने बेटे के लिए घबराती हैं और वापस जाती हैं और वैसे पूछती हैं वो ठीक तो हो जाएगा ना, मेरे बच्चे को कितना टाइम लगेगा। तभी वैद्य कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वो बोलती है और कहती है कि जैसे ही हो जाए, मेरा बच्चा होश में है, मुझे बता देना। तभी वैद्य कहते हैं जी जी महारानी। उसके बाद ई वहाँ से निकल लेती हैं। वांग जी लेटा हुआ था और वैद्य वहीं थे। जो लैन कुरैन थे उन्होंने मना किया था कि विंग का इलाज ना करे, इसलिए वो रुक जाते हैं। बट विंग की कंडीशन इससे ख़राब हो सकती है, अभी तक तो नहीं थी लेकिन अब हो सकती है अगर उसका इलाज नहीं किया गया। लेकिन वो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि अगर किया तो लैन कुरैन छोड़ेंगे नहीं और अपने राजा के ख़िलाफ़ जाना गद्दारी होगी, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते। और वैसे भी वांग जी भी होश में नहीं आया था, तो जब तक वांग जी उठ ना जाए तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। लैन कुरैन अपने काम तो कर रहे थे सेक्ट के, लेकिन वो बहुत परेशान थे। इधर हमें शिफ्ट करके सीन दिखाते हैं। जो जियांग्स थे उनका, जियांग्स बैठे हुए थे, उन्हें उनके सेक्ट से निकाल दिया गया था और वो एक फॉरेस्ट में जाके रह रहे थे अपने लोगों के साथ। तभी कहते हैं उस लैन वांग जी ने अच्छा नहीं किया, काश की विंग ने अपना काम कर दिया और हमें खबर मिल जाए कि वो लैन वांग जी मर चुका है। तभी जियांग चैंग कहता है पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं, वैसे वो बहुत अच्छा है, हमने उसे 3 जगह अब तक भेजा है और सबको ख़त्म करके आया है और वो इस चीज़ के लिए परफेक्ट था, तभी हमने उसे भेजा है, बस वो इस बार भी सफल होकर वापस आए। फेम्मा कहते हैं उम्मीद तो मैं भी यही कर रहा हूँ, लेकिन लैन वांग जी कोई आम इंसान नहीं है, ना ही कोई नॉर्मल राजा। हमने जितनों को मरवाया है वो थे तो ख़तरनाक, लेकिन कहीं ना कहीं थे बुद्धू। लेकिन ये लैन वांग जी बहुत चालाक है, इससे हर एक राजा को झुकाया है, तो क्या वो विंग को नहीं समझ पाएगा। पता नहीं हमारा प्लान जो हमने उसे लड़की बना के भेजा है वो सक्सेसफुल हो, विंग अपना काम कर पाया हो। तभी जियांग चैंग कहता है होप सो, हमें बस इंतज़ार करना होगा वो खबर आने का।
जिसका हमें इंतज़ार है बेसब्री से। तभी फैमा कहते हैं राइट। इधर हमें दिखाते हैं शाम हो गई थी और अभी तक वांग जी को होश नहीं आया था और सब कुछ शांत था और विंग का ट्रीटमेंट रुका हुआ था। धीरे धीरे करके वांग जी को होश आता है शाम के 5 बजे और वो आइज़ ओपन करता है और धीरे से देखता है वो वैद लोगों से घिरा हुआ था, आसपास वैद थे। तभी वो देखते और खुश हो जाता है और कहते हैं प्रिंस आपको होश आ गया। वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को 2-3 बार ब्लिंक करता और उसके बाद हाँ में सिर करता। वो बोल नहीं पा रहा था। तभी जो वैद थे वो कहते आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक तो है ना, अपनी बॉडी को मूव करिए, सारी चीज़ें ठीक है ना, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा पावरफुल जहर का यूज़ किया गया था। वांग जी धीरे से आइज़ अच्छे से ओपन करता है, उसके बाद अपने हाथों को मूव करता है, अपने पैरों को। उसके बाद वो थोड़ा ठीक फील करता है, बस उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। वांग जी को पेन भी हो रहा था क्योंकि बॉडी पे जगह जगह कट लगे थे, जिसकी वजह से वांग जी की बॉडी हर्ट कर रही थी। वांग जी धीरे से उठने की कोशिश करता है और कहता है मैं ठीक हूँ, बस वीकनेस है। तभी कहते हैं हाँ हमें पता था इस जहर के बाद वीकनेस फील होगी। जो यहाँ के वैद्य थे बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें हर तरीके के जहर का तोड़ पता था। तभी लैंसैक्ट इतनी जल्दी हारता नहीं था कभी भी। फिर वैद्य एक बाउल लेते हैं और वो वांग जी के सामने करते हैं और कहते हैं ये पी लीजिए प्रिंस, इससे इससे आपको वीकनेस फील नहीं होगी, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर करेगा आप पे। वांग जी उसे लेता और पी लेता है एक सांस में। बहुत ज़्यादा घटिया टेस्ट था उसका, बट ठीक होना है तो पीना तो पड़ेगा ही। वांग जी ने ऐसी बहुत सारी मेडिसिन ली थी। उसके बाद वो बाउल दे देता है। तभी वो धीरे से साइड में देखता है, उसे वो पर्सन याद आता है और जैसे ही देखता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है। उस पर्सन का ट्रीटमेंट किया गया था और वो ऐसे ही था और जो उसके हाथ पैर थे वो बंधे थे अभी भी। तभी वांग जी कहता है क्या तुमने इस इंसान का ट्रीटमेंट किया? तभी वैद्य डर जाते हैं कि कहीं वांग जी गुस्सा ना हो और उसे जान से ना मार दे। तभी वो लोग सर झुकाते हैं और खड़े हो जाते हैं, बो डाउन करते हैं, अपनी नीज़ पे आते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए प्रिंस। हम तो बस उसे एक मरीज़ की तरीके देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम अपने सेक्ट से, अपने लोगों से गद्दारी कर रहे हो, अपने राज्य से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए ये सिर्फ एक मरीज़ था। हमने बस उसकी जान बचाने की कोशिश की क्योंकि प्रिंस उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, अभी भी है। महाराज आए थे, उन्होंने देखा और ट्रीटमेंट रुकवा दिया। इसकी हालत ठीक नहीं है, फिर भी हमने ट्रीटमेंट रोक दिया और हम कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लेकिन इस लड़के की हालत ख़राब है क्योंकि ये छोटा है अभी और शायद बच भी ना पाए। और वो सर नीचे करते हैं। वांग जी के गुस्से से बहुत ज़्यादा वो डर गए थे, बट वांग जी ने गुस्सा भी किया ही नहीं था। वांग जी कहता है मैंने बस पूछा है कि तुमने क्या इसका ट्रीटमेंट किया? तभी वो हाँ में सिर करते हैं। वांग जी कहता है इसके हाथ पैर खोलो। तभी वो देखते हैं वांग जी की तरफ। वांग जी कहता अभी। तभी वो लोग धीरे से वहीं के हाथ पैर जाके खोलते हैं और उसके हाथ गिर जाते हैं और पैर भी। वांग जी कहता है क्या कंडीशन है इसकी? तभी वैद्य कहते हैं चेक करना पड़ेगा, हमने कुछ भी नहीं किया है तब से, जब से महाराज ने रोका है। तभी वांग जी कहता है चेक करके बताओ। और हाँ, इसके हाथ पैर से ब्लड निकल रहा है, इसे देखो। तभी बाकी के वैद्य लग जाते हैं वहीं के हाथ पैर को ट्रीट करने में, मतलब कि रिस्ट और पैरों को। इधर जो वैद्य था वो चेक करता है विंग को। चेक करने के बाद वो कहता है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लोअर बॉडी पूरी तरीके से डैमेज है। और वो सर नीचे करते हैं। तभी वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, मैं कह रहा हूँ इसे कुछ होना नहीं चाहिए, इसे बचाओ क्योंकि मुझे इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मरना नहीं चाहिए। तभी वैद्य कहते हैं जी प्रिंस। वांग जी कहता है बाबा कहाँ? तभी कहते हैं वो काम करने का है, लेकिन हमें उन्हें खबर देनी होगी कि आप ठीक हैं। वांग जी कहता है बाबा को बता दो कि मैं ठीक हूँ, बस वीकनेस है, बाकी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उनमें से एक वैद्य जाता है तुरंत ही और महाराज महारानी को वांग जी के उठने की इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी दोनों लोग आते हैं सीधे वांग जी के पास और देखते हैं जो ई थी वो वांग जी के सर पे हाथ चलाती है। लहन पुरन कहते हैं मेरे बच्चा तुम ठीक हो? फिर वो देखते हैं कि फिर से
उस पर्सन का ट्रीटमेंट हो रहा है। तभी वो गुस्सा करते हैं और कहते हैं कहा था ना इसे बचाना नहीं, इसका इलाज मत करना। तभी वो घबरा जाते हैं। वांग जी कहता बाबा शांत हो जाइए, मैंने कहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जब मैं उठा हूँ तब अभी अभी स्टार्ट किया। किसी रीज़न से मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, मुझे कुछ जानना है। तभी वो गुस्से में देखते हैं और कहते हैं जानना तो तुम्हें है और तुम और तरीके से जान सकते हो, लेकिन इसे क्यों ठीक कर रहे हो? मुझे पता है मेरा बच्चा कुछ भी कर सकता है और कैसे भी इन्फॉर्मेशन ला सकता है, तो इस लड़के को ठीक करने की क्या ज़रूरत है? वांग जी कहता है बाबा इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अलग होगी। मुझे पता है कि मैं खुद से ला सकता हूँ और मैं कोशिश भी करूँगा, बट क्या पता मैं कंफर्म ना हो पाऊँ, इसलिए बैकअप के लिए मुझे इस लड़के को ठीक रखना होगा। तभी ई कहती तुमने क्या किया इसके साथ वांग जी? वैद ने जैसा बताया। वांग जी कहता वही जो करता हूँ लड़कियों के साथ, वही इसके साथ किया। तभी वो तुरंत ही हैरान होती है। लैन कुरैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी किया वांग जी ने, बस उनका बेटा मरते मरते बचा है। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और वांग जी बच चुका है ये खुशी की बात थी। तभी लैन कुरैन कहते जो करना है करो, कोई हमारे घर तक पहुंच गया है और तुम्हें मारने की कोशिश की है, ये बहुत ज़्यादा लैंड सेक्ट के लिए बुरी बात है। इतनी हिम्मत किसी की कैसे हो सकती है? वांग जी कहता है जियांग्स, उन पर शक है मुझे, उन्हीं के यहाँ से इसे लेके आया हूँ। और जियांग्स चुपचाप चले गए बिना किसी आर्ग्यूमेंट के और इसे भी आराम से ले जाने दिया। मुझे समझ में तो आ गया था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ इतने क्लोज होगी मुझे नहीं पता था। कोई लड़की के रूप में भैरूपिया मेरे पास आएगा, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं सकता, अदर तरीके से कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। तभी ई कहती क्यों करते हो ऐसा काम? वांग जी कहता माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी थोड़ी देर में जो विंग था उसकी कराहने की आवाज़ आती है। तभी वैद कहते हैं ये शायद ठीक नहीं है। विंग की जो कंडीशन थी धीरे धीरे करके ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसे लेट हो गया था ट्रीटमेंट में। वांग जी देखता है तुरंत और कहता क्या हुआ ऐसे, ये आवाज़ क्यों कर रहा है ऐसी और लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा है? तभी वैद कहते हैं वो इसकी हालत ख़राब है,